साहिर लुधियानवी एक जगह लिखते हैं, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। मसलों का हल जंग दे ना दे, लेकिन लोगों को मसाला ज़रूर देती है। जंग यूक्रेन में लड़ी जा रही है, लेकिन खेमे पूरी दुनिया में बने हुए हैं। यूक्रेन से हमदर्दी जताने वाले लोग काफ़ी हैं, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो पुतिन के कदम को जायज़ ठहरा रहे हैं। इस खेमे से एक तर्क तो ये दिया जा रहा है कि ये सब नेटो और अमेरिका की गलती है। नेटो ने पूर्वी यूरोप में विस्तार किया, जिसकी वजह से पुतिन ये कदम उठाने पर मजबूर हो गए। एक दूसरा तर्क भी दिया जा रहा है और वो तर्क है यूक्रेन में पसरे नाजीवाद का। यूक्रेन पर हमला करने से पहले जब पुतिन कैमरे से मुखातिब हुए तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन उनके कहे एक खास शब्द की तरफ सबका ध्यान गया और ये शब्द था डीनाजीफिकेशन भी उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा कि कीव में बैठे नियो नाजी गिरोह का सफाया करना जरूरी है और मैं करने वाला हूं। डीनाजीफाई शब्द का अर्थ है नाजियों से विहीन करना। नाजी का मतलब हिटलर की नाजी पार्टी से है, जिसका अस्तित्व वैसे तो हिटलर के साथ ही खत्म हो गया था, लेकिन 21वीं शताब्दी में नाजीवाद का एक नया स्वरूप सामने आया, नियो नाजीवाद या नव नाजीवाद। नाजी पार्टी की पहचान एंटीसेमिटिज्म यानी यहूदियों से नफरत थी, लेकिन 21वीं सदी में यह शब्द उन सभी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो माइनॉरिटी समूहों से नफरत करते हैं और उनको निशाना बनाने की फिराक में रहते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। जब इस वीडियो की शुरुआत हुई तब वो खुद यहूदी हैं। वो बताते हैं कि उनके दादा ने नाज़ियों के साथ लड़ाई भी लड़ी थी। ज़ेलेंस्की को यूक्रेन की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से चुना है और अगर रूस की माने तो नाज़ियों से भरा एक देश एक यहूदियों को राष्ट्रपति चुने, बात कुछ हजम नहीं होती। अब यहाँ सवाल उठता है कि फिर पुतिन क्यों यूक्रेन को डीनाज़ीफाई करने की बात कर रहे थे। यूं तो एंटीसेमिटिज्म यानी यहूदियों के विरोध की शुरुआत ईसा के समय से ही हो गई थी, लेकिन आधुनिक यूक्रेन में इसका रेलेवेंस समझने के लिए हमें जाना होगा आज से कुछ 130 साल पहले। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख की एक खास सीरीज, जिसमें हम आपको बताएंगे रूस और यूक्रेन के इतिहास के बारे में, ताकि तस्वीर कुछ साफ हो कि वर्तमान रूस यूक्रेन युद्ध में झगड़े की जड़ क्या है और इस संघर्ष की शुरुआत होती कहां से है। शुरुआत से पहले आपको बता दें, तारीख के इस खास एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप, जो लाए हैं लंदन टॉप के दर्शकों के लिए खास ऑफर। कुकू एफएम ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अगर आप चाहते हैं 250 लोगों को मिल सकता है। जो पहले 250 होंगे उनको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है LT50 कोड। कुकू एफएम भारत में पॉडकास्टिंग के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से है, जिनमें 1000 घंटे से भी ज्यादा का कंटेंट मौजूद है। साथ ही इस ऐप पर आपको मिलेंगी जाने माने वो लीडर्स की जीवनियां, आत्मकथाएं, ढेरों उपन्यास और कई तरह की ऑडियो बुक्स भी। याद रखिए LT50 ये कोड सिर्फ पहले 250 प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस पर ही मिलेगा। बाकी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे आपको जानकारी मिल जाएगी। अब लौटते हैं किस्से पर। 13 मार्च 1881 के रोज सेंट पीटर्सबर्ग में कुछ ऐसा हुआ जिसने रूस के भविष्य पर गहरा असर डाला। 1917 की रूस की क्रांति हो या सोवियत संघ का गठन, सबकी शुरुआत इसी एक घटना से हुई। उस रोज रूस के शासक या जिन्हें जार कहा जाता था, अलेक्जेंडर द्वितीय, अपने महल विंटर पैलेस की ओर जा रहे थे। बग्गी का जमाना था और जार जिस बग्गी में बैठे थे वो उन्हें फ्रांस के आखिरी मोनार्क नेपोलियन III ने गिफ्ट में दी थी। इसकी खास बात यह थी कि यह बग्गी बुलेट प्रूफ थी। जार पर इससे पहले 4 बार कातिलाना हमला हो चुका था, इसीलिए सुरक्षा में चूक की गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी। उनके साथ पुलिस और शाही गार्ड्स का पूरा दस्ता भी चल रहा था। सड़क पर कुछ दूर जाते ही बग्गी के किनारे एक लड़की खड़ी हुई और उसने अपनी जेब से एक सफेद रुमाल निकाला। अब ये एक इशारा था। इसके करीब 2 किलोमीटर दूर जाते ही एक शख्स आया और उसने भी एक रुमाल निकाला। अब की बार रुमाल के अंदर एक बम था। उस शख्स ने बम को बग्गी के ठीक नीचे फेंका। जोर का धमाका हुआ, आसपास के गार्ड्स की मौत भी हुई, लेकिन बुलेट प्रूफ होने के चलते बग्गी को बड़ा नुकसान नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद अलेक्जेंडर द्वितीय बग्गी से बाहर आए। उन्हें सदमा तो लगा था, लेकिन शारीरिक तौर पर कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। पुलिस ने उसी समय बम फेंकने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इस शख्स का नाम था रुस्कोव। थोड़ी देर पहले रुमाल निकालने वाली लड़की और रुस्कोव दोनों एक क्रांतिकारी संगठन नारोदन्या वोलिया से जुड़े थे। इस संगठन का मकसद था ज़ारशाही का अंत। ज़ार पर पहले हुए हमलों में भी इनका ही हाथ था। गिरफ्तार होते ही रुस्कोव ने जोर से आवाज लगाई और अपने एक साथी का नाम लिया। ये देखते ही पुलिस चीफ ने ज़ार से जल्द वहां से निकल जाने को कहा। ज़ार तैयार तो हुए, लेकिन वो पहले हमला करने वाले और हमले से हुए नुकसान का जायजा लेना चाहते थे। घायलों को देखकर उन्होंने कहा, ईश्वर का शुक्र है
मैं बच गया। तभी वहां वो दूसरा शख्स आ पहुंचा जिससे रुस्कोव ने थोड़ी देर पहले आवाज लगाई थी, और उसने जार के नजदीक पहुंचकर एक और रुमाल निकाला। इस रुमाल में भी एक बम लिपटा हुआ था। वो शख्स बम को जार के कदमों में गिराते हुए बोला, ईश्वर का शुक्रिया अदा करने में आपने थोड़ी जल्दी कर दी। इसी के साथ एक जोर का धमाका हुआ और जार और हमलावर दोनों जमीन पर गिर गए। इसके बाद जार ने अपने गार्ड से कहा, मुझे मेरे महल ले चलो, वहीं मेरी मृत्यु होगी। इसके कुछ घंटे बाद ही जार अलेक्जेंडर द्वितीय की मृत्यु हो गई। इस हमले के दौरान जार के साथ उनका बेटा भी मौजूद था। अलेक्जेंडर थर्ड इसका नाम था। उसने अपनी आंखों के सामने अपने पिता की मृत्यु देखी थी। उसने वहीं खड़े होकर निश्चय किया कि वो अपने साथ ऐसा नहीं होने देगा। इस घटना के चंद रोज पहले ही अलेक्जेंडर द्वितीय ने संविधान सुधारों का एक प्रस्ताव पास किया था। इन प्रस्तावों को पास करते हुए उन्होंने कहा था कि लोकतांत्रिक संविधान की तरफ हमारा पहला कदम है। अगले 48 घंटों में वो इन सुधारों को रूसी नागरिकों के सामने पेश करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद अलेक्जेंडर थर्ड ने इन सुधारों को निरस्त करते हुए ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे सत्ता उनके हाथ में आए और अधिक ताकत इकट्ठा हो जाए। इसके एक साल बाद मई 1882 में नए जार ने एक कानून पास किया। इन कानूनों को नाम दिया गया मे लॉस। क्या था इन कानूनों में? मई वाला। इन कानूनों में रूस के यहूदी नागरिकों को खास तौर पर निशाना बनाया गया था। इसका कारण यह था कि जार की हत्या में जिस क्रांतिकारी ग्रुप का हाथ था, उसमें से कई यहूदी परिवारों से रिश्ता रखते थे। इन कानूनों के लागू होने के बाद यहूदियों के जमीन खरीदने और प्रॉपर्टी ओन करने पर, मालिक होने पर प्रॉपर्टी के रोक लगा दी गई। इसके अलावा उनको लोन देने, उधार देने आदि आर्थिक कामों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। संडे और ईसाई पवित्र दिनों पर यहूदियों के काम करने पर भी मनाही लगा दी गई। यूं तो पूरे रूस में इन कानूनों को लागू किया गया था, लेकिन इनका असली निशाना था पेल ऑफ जूविश सेटलमेंट, यानी बेलारूस, लिथुआनिया, यूक्रेन और पूर्वी पोलैंड, जो रूस के शासन के अंतर्गत आते थे और जहां अधिकतर यहूदी कॉलोनीज थी। मे लॉ से शुरू हुए प्रतिबंधों को आगे के सालों में और कड़ा किया गया। स्कूल और यूनिवर्सिटीज में भर्ती होने वाले यहूदी छात्रों की संख्या सीमित कर दी गई। आर्मी और सरकारी संस्थानों में काम करने वाले यहूदियों की संख्या पर भी लिमिट लगा दी गई। यहूदी शराब बेचने का कारोबार भी नहीं कर सकते थे। साथ ही उनके कई और धंधों को भी बैन कर दिया गया। अलेक्जेंडर थर्ड इतने से ही संतुष्ट नहीं हुआ। 1891 के बसंत में उसने आदेश दिया कि मॉस्को में रहने वाले सभी यहूदियों को डिपोर्ट कर दिया जाए, सिवाय कुछ के जो उन्हें उपयोगी जान पड़ते थे। इस नए आदेश के तहत 20,000 यहूदियों को मॉस्को से बाहर निकलना पड़ा। 1892 में यहूदियों के लोकल इलेक्शन लड़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई। ये उस देश का हाल है जहां के लीडर आज डीनाजिफिकेशन की बात कर रहे हैं। इस दौरान कुछ यहूदियों ने अपना नाम बदलकर ईसाई नाम अपना लिया ताकि वो इन शोषणों से बच सकें, लेकिन यहूदी अपनी पहचान ना छुपा पाएं, इसके लिए भी कानून बनाया गया। एक कानून में यह भी लिख दिया गया कि यहूदियों को अपना पैदाइशी नाम ही इस्तेमाल करना होगा और वो अपनी दुकान या बिजनेस के लिए कोई ईसाई नाम नहीं यूज कर सकते। सोचिए, ये कहीं सुना सुना लग रहा है क्या नाम? 1917 तक ये कानून लागू रहे, फिर रूस में क्रांति हुई और कानून वॉइड हो गए, खत्म हो गए। लेकिन इसके बावजूद यहूदियों को लगातार निशाना बनाया जाता रहा। 1917 तक ये कानून लागू रहे, फिर रूस में क्रांति हुई और कानून वॉइड हो गए, खत्म हुए। लेकिन इसके बावजूद यहूदियों को लगातार निशाना बनाया जाता रहा। 1917 से 1921 के बीच यूक्रेन में लगभग 1000 पोग्राम हुए, रूस का हिस्सा था तब, जिनमें 30,000 यहूदियों की जान ली गई और लाखों को भागकर अमेरिका, फिलिस्तीन जैसे देशों में शरण लेनी पड़ी। 1941 में जब नाज़ी जर्मनी की फौज यहां पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने कीव को अपने कब्जे में लिया और पूरे शहर में नोटिस छपवा दिए। इनमें लिखा था कि कीव के सभी यहूदी बाबिन यार नाम की जगह पर इकट्ठा हों। इसके बाद जर्मन सेना ने इस जगह पर एक ही दिन में 34,000 यहूदियों को गोलियों से भून डाला, सिवाय बच्चों के, क्योंकि उन पर गोली खर्च करना बर्बादी समझा जा रहा था तब। आप सोच रहे होंगे बच्चों के साथ क्या सुलूक किया गया? बच्चों को अक्सर जिंदा ही दफना दिया जाता था। इस घटना को दूसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा सामूहिक नरसंहार माना जाता है, जिसमें एक ही दिन में इतने लोगों की हत्या की गई। युद्ध खत्म होते होते यूक्रेन के लगभग 15 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। ये दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए यहूदियों की संख्या का 1/4 था। दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ, नाज़ी जर्मनी का अंत हुआ, लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन के यहूदियों की हालत में जरा सा ही अंतर आया। युद्ध के बाद स्टालिन ने रूटलेस कॉस्मोपॉलिटन्स के खिलाफ गृह युद्ध छेड़ दिया। सोचिए कितना स्मार्ट नाम है, किस चीज़ के लिए है ये? यहूदी लोगों के लिए एक
कोड वर्ड था, रूटलेस कॉस्मोपॉलिटन। साल 1991 तक पूरे यूक्रेन में किसी ना किसी तरह यहूदियों को निशाना बनाया जाता रहा, सोवियत संघ के रूल में, जिसका प्रोडक्ट है रूस। 1941 में यूक्रेन में यहूदियों की संख्या 27 लाख थी। 1950 के आखिरी सालों तक ये संख्या गिरकर 8.5 लाख हो गई, और साल 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तब तक ये संख्या सिर्फ 5 लाख रह गई थी। यूक्रेन से बाहर निकले यहूदियों में कुछ मशहूर लोगों के नाम शामिल हैं। इजराइल की एकमात्र प्रधानमंत्री गोल्डा मीर का जन्म भी कीव में ही हुआ था। यहूदियों के नरसंहार से बचने के लिए वो कीव से भागकर फिलिस्तीन पहुंची थी। इसके अलावा स्टीवन स्पीलबर्ग, बॉब डिलन, कार्ल सेगन जैसे कुछ नाम हैं जिनकी जड़ें यूक्रेन से निकली हैं। ऐतिहासिक रूप से यूक्रेन वो जगह रही है जहां यहूदियों के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ, लेकिन आज का यूक्रेन भी वही है जो 20वीं सदी में था, ये कहना ठीक नहीं। साल 1991 में आज़ाद होने के बाद यूक्रेन की सरकार ने लगातार ऐसे कानून पेश किए जिनसे एंटीसेमिटिज्म पर रोक लगी। साल 2021 में यूक्रेन की संसद ने एंटीसेमिटिज्म को परिभाषित करते हुए एक अलग से कानून पास किया। इगोर स्कूपाक यूक्रेनियन स्टडी ऑफ होलोकॉस्ट स्टडीज़ के हेड हैं। साल 2021 में न्यूज़लाइन मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में वो कहते हैं, कुछ 3 लाख यहूदी यूक्रेन में रहते हैं, जिनमें से अधिकतर इसे अनदर होमलैंड कहकर बुलाते हैं। इजराइल को यहूदी अपना पहला होमलैंड मानते हैं, प्रॉमिस लैंड। कई साल तक इन लोगों को यहाँ से दूसरे देशों में भागना पड़ा, लेकिन अब ये लोग यहाँ अपनी जड़ें जमा रहे हैं और अपनी यूक्रेनियन परंपरा को पहचान रहे हैं। तो क्या यूक्रेन में नव नाज़ीवाद के कोई निशान नहीं है? हाँ, इतनी बात सुन के ऐसा लग सकता है। इस सवाल पे आते हैं। एक शब्द में जवाब है नहीं। ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। यूक्रेन की सेना में एक रेजिमेंट है, अजोव रेजिमेंट। 900 सदस्यों का यह समूह यूक्रेन की आधिकारिक सेना का हिस्सा है। इस रेजिमेंट पर यह इल्ज़ाम लगता रहा है कि इसके अधिकतर मेंबर नाज़ी विचारधारा के समर्थक हैं। इन मेंबर्स के हाथ और शरीर पर नाज़ी सिंबल्स के टैटू भी दिख जाते हैं। इसके अलावा इन लोगों पर यूक्रेन की माइनॉरिटी कम्युनिटी और LGBTQ कम्युनिटी के खिलाफ काम करने के आरोप भी लगे हैं। यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस की एक रिपोर्ट के अनुसार अजोव ने साल 2015 और 16 के बीच डोनबास रीजन में कई लोगों को टॉर्चर किया और कई लड़कियों का भी रेप किया। यूक्रेन की सेना में नाज़ी समर्थक समूह के शामिल होने की बात पुतिन बार बार दोहरा चुके हैं, लेकिन यूक्रेन की आम जनता में नाज़ीवाद के अतिरेक की बात पूरी तरह सही नहीं है। 2016 में किए गए एक प्यू रिसर्च पोल के मुताबिक 83% यूक्रेनवासी यहूदियों के प्रति अच्छी सोच रखते थे, जबकि 5% यूक्रेनियों ने बताया कि वो यहूदियों को पसंद नहीं करते। साल 2019 में जब यूक्रेन में चुनाव हुआ तो एक यहूदी कैंडिडेट को 70% से अधिक वोट मिले। 1991 से पहले यूक्रेन में ऐसा होगा ये कोई सोचता भी नहीं था। यूक्रेन और रूस के इतिहास से जुड़ी ऐसी ही जानकारी आप तक लाते रहेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया कमल का इसे लिखने के लिए और शुक्रिया जतिन का इसे रिकॉर्ड करने के लिए। देखते रहिए द लर्निंग टॉप।